नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने छंद प्रकरण के अंतर्गत इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति छंद को लेकर के हमने चर्चा की थी, उनके लक्षणों के बारे में जाना था और उदाहरण के माध्यम से हमने उन छंदों को स्पष्ट भी किया था। आज हम आगे के हमारे कुछ जो छंद हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो छंद है वो छंद है वंशस्थ छंद। छंद है हमारा वंशस्थ छंद। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लक्षण की कि वंशस्थ छंद जो होता है उसका लक्षण क्या होता है। तो वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। 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 सबसे पहले किसी भी छंद का पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम वर्णों को काउंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि वंशस्थ जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, लक्षण में ही वर्णों को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसका मतलब ये हुआ कि वंशस्थ जो छंद होगा उसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अब ये जो 12 वर्ण होते हैं किस क्रम में होते हैं, अर्थात इनमें गण कौन कौन से होते हैं, तो उसकी स्थिति हमें यहाँ दिखाई देती है जतौ जरौ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जय और तय 2 है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया है जतौ। तो इसका मतलब हुआ जयगण तयगण। फिर है जरौ, ये भी स्थिति 2 है, द्विवचन की स्थिति है तो जय और रे। इसका मतलब जयगण और रेगण। ये इसमें गण बनते हैं। वर्ण जो 12 वर्ण होते हैं वो इस क्रम में होते हैं, जगण तगण जगण रगण। तो यहाँ जतौ जरौ किसका लक्षण होता है, वंशस्थ छंद का होता है। जयगण तयगण जयगण रेगण किसका लक्षण होता है, वंशस्थ छंद का लक्षण होता है। तो वंशस्थ जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। उसका लक्षण जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, ये लक्षण इसका होता है। जयगण तयगण जयगण रेगण इसका लक्षण होता है, या हम कहें जतौ जरौ, ये इसका हमारा लक्षण है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से हम इसको स्पष्ट करते हैं। हम देखेंगे कि हमारे सामने जो उदाहरण होगा उसमें जगण तगण जगण रगण यदि इसी क्रम में आता है तो निश्चित रूप से वहाँ कौन सा छंद होगा, हमारा वंशस्थ छंद हमारा होगा। तो देखिए उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। उदाहरण है हमारा उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम। धनोदय प्राक तदनंतरम पयः। निमित्त निमिति कयोरयं क्रमः। तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। अब देखिए हमारे सामने ये एक उदाहरण है। हमें जयगण तयगण जयगण रेगण ये जो गण है हमें इसी क्रम में चाहिए।
अगर हमारी एक भी मात्रा गलत हो जाती है तो ये क्रम हमें नहीं मिलेगा और हमारा जो छंद है वो गलत हो सकता है। तो इससे हमें ये भी पता लग जाता है, जब हम मात्राएं लगाएंगे और जब हम गण बनाएंगे तो ये भी पता लग जाता है कि किस पंक्ति में अर्थात किस चरण में हमने कहीं कोई गलती की है या नहीं की है। अगर इसी क्रम में हमारे गण मिलते हैं तो निश्चित रूप से हमने वो सही लिखा है और उसमें छंद भी वो सही ही मिलेगा। अगर कहीं गलती है तो वो हमें दिखाई भी दे जाती है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी छंद का पता लगाने के लिए हम उसके वर्णों को काउंट करते हैं। तो इसमें हम काउंट कर लेते हैं कि प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होने चाहिए, 12 वर्ण है कि नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पहले चरण से हमें पता लग जाता है कि 12 वर्ण इसमें होते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 12 जो वर्ण होते हैं वो अनेक छंद हो सकते हैं। हमारे आगे के जो छंद आएंगे वो भी 12 वर्णों के हैं। तो हम सटीक कैसे पता लगाएं कि उसमें वंशस्थ छंद है, तो हम क्या करते हैं, गणों का निर्माण करते हैं। तो गणों का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले सबके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, मात्राएं लगानी पड़ेगी। तो देखिए हम मात्राएं लगाते हैं। छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए क्या होगा, लघु होगा। ए की मात्रा इसलिए गुरु होगा। छोटी की मात्रा है लघु, बड़े ऊ की मात्रा है गुरु और आगे ऊपर आधा रह भी है। अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु होगा। छोटे ऊ की मात्रा है लघु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, विसर्ग से युक्त है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है और अंतिम भी है इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। ये लघु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। आगे देखिए, ए की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन विसर्ग से युक्त है इसलिए ये गुरु और आगे आदाक्षर भी है। आ की मात्रा है इसलिए और आगे आदाक्षर भी है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधाक्षर है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है विसर्ग से युक्त है और अंतिम भी है इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। आगे देखिए, छोटी की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लेकिन देखिए आ गया आदाक्षर है आगे इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु। ए की मात्रा है लघु, आई की मात्रा इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु। छोटी की मात्रा है लेकिन आगे पुनः आदाक्षर है इसकी वजह से ये गुरु होगा। छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु और आगे आदाक्षर भी है। ए की मात्रा है लघु, विसर्ग से युक्त है और अंतिम भी है इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। फिर देखिए चतुर्थ चरण में ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु। छोटे ऊ की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, विसर्ग से युक्त है और अंतिम भी है इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सभी वर्णों के ऊपर मात्राएं लगा ली है। अब मात्रा लगाने के बाद हम क्या करते हैं, गणों का निर्माण करते हैं। और एक गण जो होता है वो कितनी मात्राओं का होता है, 3 मात्राओं का होता है, अर्थात 3 वर्णों का होता है। तो हम 3-3 के इस तरह से जोड़े बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। तो इसी प्रकार इन सभी में हम इस तरह से 3-3 के ग्रुप बना लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमें जयगण, तयगण, जयगण, रैगण इसी क्रम में हमें मिलते हैं या नहीं है। क्योंकि वंशस्थ जो छंद होता है उसका लक्षण क्या होता है, जतऊ जरऊ यह लक्षण होता है। तो इसका मतलब हुआ जयगण हमें मिलना चाहिए पहले, उसके बाद तयगण मिलना चाहिए, फिर पुनः जयगण मिलना चाहिए और फिर रैगण हमें मिलना चाहिए। जयगण क्या होता है हमारा, अभी देखिए ISS है ना। तो यहाँ पर मध्य वाला क्या है, गुरु है, बाकी दोनों छोटे हैं। तो भजस यर तमन सूत्र के हिसाब से हम देखें तो भज जय आता है, तो ये हमारा कौन सा गण हो जाता है, जयगण। अर्थात ISI क्या होता है, हमारा जयगण होता है। फिर देखिए SSI अंतिम क्या है, लघु है, दोनों गुरु हैं, तो कौन सा गण होता है हमारा, SSI, वो होता है हमारा तयगण होता है। तो SSI होता है। जयगण पुनः क्या होता है, ISI। और रैगण क्या होता है हमारा, मध्य वाला लघु है, इसका मतलब भ ज स य र अर्थात SIS, ये स्थिति होती है। अब हमें
वंशस्थ छंद का पता करना हो तो हमें जयगण, तयगण, जयगण, रैगण अर्थात ISI, SSI, ISI और SIS इसी क्रम में हमें चाहिए। अगर ये किसी पद्य के अंतर्गत है तो निश्चित रूप से उसमें कौन सा छंद होगा? वंशस्थ छंद होगा। तो देखिए हम देखते हैं, यहाँ पे पता करते हैं। सबसे पहले क्या आया है? ISI, तो ISI का इसका मतलब हमें जगण मिल गया। फिर है SSI, तो इसका मतलब हमें तयगण मिल गया। फिर ISI, पुनः हमें क्या मिला? जयगण मिला। और SIS, इसका मतलब हमें क्या मिल गया? रैगण मिल गया। तो पहली पंक्ति में यही है और दूसरी पंक्ति में भी बिल्कुल इसी के समान ही हमारे यहाँ पर गण बने हुए हैं। तो इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ जो पद्य हमारा लिखा हुआ है उसमें वंशस्थ छंद है। तो ये स्थिति है हमारे वंशस्थ छंद की, जिसका लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात जतौ जरौ ये इसका लक्षण होता है, या फिर जयगण, तयगण, जयगण, रैगण ये भी इसका लक्षण होता है। वंशस्थ छंद जो होता है उसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। ये स्थिति है हमारी वंशस्थ छंद की। आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा छंद है वो है भुजंग प्रयात। अगला जो हमारा छंद है वो है हमारा भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात, तो देखिए सबसे पहले हम इसके लक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे कि भुजंग प्रयात जो छंद होता है उसका लक्षण क्या होता है। तो इसका लक्षण होता है भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारै। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारै, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारै। अब देखिए क्या कहता है? चतुर्भिः यकारै, यकार अर्थात यगण होते हैं। कितने होते हैं? चतुर्भि अर्थात 4 होते हैं। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? यगण, यगण, यगण और यगण, 4 यगण हमें क्रम से मिलेंगे। तो जहाँ 4 लगातार यगण हमें मिलते हैं तो वहाँ उस पद्य में, उस श्लोक में कौन सा छंद होता है? भुजंग प्रयात छंद होता है। अब देखिए 4 गण हैं हमारे, प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं, 3 मात्राएं होते हैं, तो कुल वर्ण कितने हो गए? 12 वर्ण हो गए। तो देखिए वंशस्थ छंद जो था उसमें भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और भुजंग प्रयात जो है उसके भी प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। तो भुजंग प्रयात जो छंद है उसका लक्षण है भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारै, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारै, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारै। अब देखते हैं लक्षण में ही हम पता कर लेते हैं, पहले वर्णों को काउंट कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे? मात्राएं लगा करके यही हम गणों की स्थिति देख लेंगे। उसके पश्चात हम उदाहरण के माध्यम से भी इसको स्पष्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले काउंट करेंगे वर्णों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 वर्ण होते हैं भुजंग प्रयात छंद के प्रत्येक चरण में। अब हम क्या करेंगे? गण का निर्माण करेंगे। गणों का निर्माण करने के लिए पहले हम मात्राएं लगाएंगे। तो मात्रा लगाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या है? छोटे ऊ की मात्रा इसलिए लघु, ए की मात्रा लेकिन आगे क्या है? आधा अक्षर है इसलिए क्या हो जाएगा? गुरु। उसके बाद देखिए यहाँ आधा अक्षर भी था, अब यहाँ क्या बच गया? ए की मात्रा है, यहाँ पर गए बचा ए की मात्रा, लेकिन पुनः क्या आ गया? आधा अक्षर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? गुरु। ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, अनुस्वार से युक्त इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, छोटे ऊ की मात्रा लेकिन आगे क्या है? आधा अक्षर है इसलिए गुरु। फिर छोटी की मात्रा लेकिन पुनः आधा अक्षर है तो इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, आई की मात्रा है अंतिम भी है और विसर्ग से युक्त भी है तो इसलिए क्या हो गया? ये गुरु हो गया। तो मात्राएं लग गई हमारी सभी वर्णों पर। अब हम क्या करेंगे? इनके 3-3 के ग्रुप इस प्रकार से बना लेंगे। और यगण की स्थिति क्या होती है? यगण होता है पहला लघु होता है, उसके बाद दोनों वर्ण कैसे होते हैं? गुरु होते हैं। भ ज स य 4 नंबर है, 4 नंबर में पहला लघु होता है, बाकी गुरु होते हैं। तो देखिए ISS 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 ISS
तो हमें यहाँ चारों ही क्या मिल रहे हैं, ये गण मिल रहे हैं। अर्थात हमारे सामने जो पंक्ति लिखी हुई है उसमें कौन सा छंद है, भुजंग पर्यात छंद है। तो अब हम इसको उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं कि भुजंग पर्यात छंद जो है वो किस प्रकार का हमारा होता है। तो देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको। शदारात्मज ज्ञातिभृतयौ विहाय स्वमेतं हृदं जीवनं लिप्समानः मया कलेशितः कालीयथ्यं कुरुत्व भुजंग पर्यातम द्रुतम सागराय। अब देखिए स्थिति क्या है, ये हमारे सामने एक उदाहरण है। अब हम देखेंगे कि इसमें भुजंग पर्यात छंद है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी छंद का पता लगाने के लिए उनके वर्णों को हम काउंट करते हैं। तो हम वर्णों को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वर्ण हैं। तो यहाँ पर भुजंग पर्यात छंद हो सकता है, क्योंकि 12 जो वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में वो वंशस्थ छंद में भी होते हैं। तो अभी हमने कहा इसलिए कि यहाँ भुजंग पर्यात छंद हो सकता है, लेकिन यहाँ भुजंग पर्यात छंद है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मात्राओं को लगा करके गणों का निर्माण करेंगे, क्योंकि गणों के माध्यम से ही हमें पता लगता है कि इसमें वह छंद है कि नहीं है। यहाँ प्रत्येक में 12 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ भुजंग पर्यात छंद हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मात्राओं को लगाएंगे और फिर गणों का निर्माण करेंगे। तो ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, आ की मात्रा है आगे आदक्षर भी है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे क्या है, संयुक्त वर्ण है इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु। आ की मात्रा इसलिए गुरु, छोटी की मात्रा इसलिए लघु, छोटी री की मात्रा है लेकिन आगे क्या है, आदाक्षर है इसलिए क्या है, गुरु। अब देखिए इसको ध्यान में रखना है कि ये छोटी री की मात्रा है, ये कोई संयुक्त वर्ण नहीं है कि जिसकी वजह से ये छोटी जो क्या है, गुरु हो जाएगी। ये छोटी री की मात्रा है, जैसे ये छोटी ई की मात्रा है उसी प्रकार से छोटी री की मात्रा है। तो यहाँ छोटी ई है तो ये लघु होगा, यहाँ छोटी री है लघु हो रहा है लेकिन आगे आदाक्षर होने की वजह से ये क्या हो गया, गुरु हो गया। औ की मात्रा इसलिए गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लेकिन अंतिम है इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। आगे देखिए आदाक्षर ये तो पहले काम करता है। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है गुरु, अनुस्वार से युक्त इसलिए गुरु। छोटी री की मात्रा है में भी क्या है, छोटी री की मात्रा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, लघु। अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु। बड़ी की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु। छोटी ई की मात्रा है लेकिन आगे क्या है, आदाक्षर इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु। ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, विसर्ग से युक्त है और अंतिम भी है इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। इसके बाद देखिए ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु और आगे आदाक्षर भी था।
ए की मात्रा इसलिए गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, विसर्ग से युक्त है इसलिए गुरु, आ की मात्रा है इसलिए गुरु, ई की छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा इसलिए गुरु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु, छोटे ऊ की मात्रा है लेकिन आगे क्या है आधा अक्षर इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लेकिन अंतिम है इसलिए गुरु हो जाएगा। छोटे ऊ की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लेकिन पुनः संयुक्त वर्ण है आगे इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु और आगे आधा अक्षर भी है। छोटे ऊ की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु, आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लेकिन अंतिम है इसलिए क्या हो जाएगा ये गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण पद्य के ऊपर हमने मात्राओं का निर्माण कर लिया। अब हम क्या करेंगे इनका गण बनाएंगे और गण बनाने के लिए हम 3-3 के ग्रुप बनाएंगे इस प्रकार से। तो देखिए ISS 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 हमें मिलना चाहिए, तभी हमारा वहाँ कौन सा छंद होता है भुजंग पर्यात छंद होता है। तो देखिए यहाँ ISS 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 और ISS, इसका मतलब यहाँ पर क्या है भुजंग पर्यात छंद निश्चित रूप से है। यहाँ भी देखिए ISS है, यहाँ भी ISS 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 ISS। तो यहाँ हमने जो उदाहरण लिखा है वो पूरी तरह से शुद्ध भी लिखा है और हमारा यहाँ कौन सा छंद है भुजंग पर्यात छंद है। तो ये स्थिति है हमारी भुजंग पर्यात छंद की कि भुजंग पर्यात छंद जो होता है उसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं जो कि चारों ये गण होते हैं, अर्थात य गण य गण य गण य गण की स्थिति हमारी यहाँ पर होती है। चतुर्भिर यकारई, ये लक्षण किसका होता है ये भुजंग पर्यात छंद का होता है और इसका लक्षण क्या है भुजंग पर्यातम चतुर्भिर यकारई। तो ये स्थिति हमारी भुजंग पर्यात छंद की है जिसमें प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे आगे का जो हमारा छंद है उसको लेकर के। अगला जो हमारा छंद है वो है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित अगला जो छंद है हमारा वो है द्रुत विलंबित। तो सबसे पहले हम इसके लक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे कि द्रुत विलंबित जो लक्षण होता है, जो छंद होता है उसका लक्षण क्या होता है। तो द्रुत विलंबित छंद का लक्षण होता है द्रुत विलंबित माँ है नभौ भरौ। द्रुत विलंबित माँ है नभौ भरौ, द्रुत विलंबित माँ है नभौ भरौ, द्रुत विलंबित माँ है नभौ भरौ, द्रुत विलंबित माँ है नभौ भरौ। ये हमारा इसका लक्षण होता है और लक्षण यहाँ इतना भी होता है कि नभौ भरौ किसका लक्षण होता है द्रुत विलंबित का लक्षण होता है। अब हम बात करेंगे कि द्रुत विलंबित जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो हम वर्णों को काउंट करें लक्षण में से ही। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें भी प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं 12-12 वर्ण होते हैं। तो अभी 12-12 वर्णों के हमारे वंशस्थ छंद हमें मिला, भुजंग पर्यात हमें छंद मिला और अभी हमें कौन सा छंद मिल रहा है द्रुत विलंबित जो छंद है उसके भी प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। अब अंतर कहाँ से करेंगे, अंतर हम करते हैं गणों से। अब द्रुत विलंबित जो छंद है उसमें कौन कौन से गण मिलेंगे, नयगण भयगण, यहाँ लिख लेते हैं नयगण भयगण, पुनः भयगण और रैगण। 4 गण हैं, इसका मतलब एक गण में 3 अक्षर होते हैं। तो ये यहाँ से भी पता लग जाता है कि द्रुत विलंबित जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं 12-12 वर्ण होते हैं। गण कौन से बनेंगे, नयगण भयगण भयगण और रैगण। इसी क्रम में यदि हमें मिले तो वहाँ कौन सा छंद होता है द्रुत विलंबित छंद होता है। तो यहाँ पता कर लेते हैं कि नयगण भयगण भयगण रैगण यहाँ पर हमारे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम इसी लक्षण के ऊपर मात्राओं को लगा करके गणों का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए
छोटे ऊ की मात्रा है, ये आधा अक्षर तो पहले काम करता है, तो छोटे ऊ की मात्रा है तो लघु, ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, छोटी की मात्रा है इसलिए लघु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, औ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, औ की मात्रा है इसलिए गुरु। अब देखिए स्थिति क्या बनती है, 3-3 के हम यहाँ पर ग्रुप बना लेते हैं। हमारे सामने क्या स्थिति आई, आई, तीनों ही वर्ण कैसे हैं, लघु हैं। उसके बाद है पहला गुरु है और दोनों वर्ण लघु हैं, फिर पुनः है पहला गुरु है फिर दोनों ही लघु हैं, और फिर मध्य का लघु है और दोनों ही क्या है, गुरु है। तो जहाँ तीनों ही वर्ण लघु होते हैं वो कौन सा गण होता है, नयगण होता है। जहाँ पहला गुरु होता है और दोनों लघु होते हैं वो भयगण होता है, और जहाँ पर मध्य में लघु होता है और दोनों गुरु होता है वो कौन सा गण होता है, रैगण होता है। तो यही स्थिति हमें मिली है कि तीनों लघु है तो नयगण हुआ, यहाँ से पता लगा। पहला गुरु दोनों लघु तो भयगण हुआ, फिर पुनः पहला गुरु है दोनों लघु है पुनः भयगण हुआ, और मध्य का लघु है और दोनों गुरु हैं तो ये कौन सा गण होता है, रैगण होता है। तो इसे स्पष्ट है कि हमारे सामने जो पंक्ति लिखी हुई है उसमें कौन सा छंद है, द्रुत विलंबित छंद है। अब हम इस छंद को क्या करेंगे, उदाहरण से स्पष्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें द्रुत विलंबित छंद है या नहीं है। द्रुत विलंबित का उदाहरण है अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम् हसितमन्य निमित्त कथोदयम् विनयवादित वृत्ति रतस्तया नैनिवृतो मदनो नैच संवृतः। ये स्थिति है। तो हमारे सामने एक उदाहरण है जिसमें हम पता करेंगे कि इसमें द्रुत विलंबित छंद है कि नहीं है। और किसी भी छंद को पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्णों को काउंट करते हैं। तो यहाँ हम वर्णों को काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ 12 वर्ण है प्रत्येक चरण में। इसका मतलब यहाँ द्रुत विलंबित छंद हो सकता है। यहाँ वर्णों के हिसाब से वंशस्थ छंद भी हो सकता है और वर्णों के हिसाब से यहाँ पर भुजंग पर्यात छंद भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पता करना है द्रुत विलंबित है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गणों का निर्माण करेंगे। और गण यदि हमें नयगण, भयगण, रैगण इस रूप में मिलते हैं तो निश्चित रूप से इस पद्य में कौन सा छंद होगा, हमारा द्रुत विलंबित छंद होगा। तो देखिए सबसे पहले मात्राएं लगाते हैं। ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु। री छोटी है, छोटी री की मात्रा है तो लघु, ए की मात्रा है लघु, बड़ी की मात्रा है गुरु और आगे संयुक्त वर्ण भी है। छोटी की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है और अंतिम भी है इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है इसलिए लघु, छोटी की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर है यहाँ पे तो इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन
आगे आधा अक्षर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। इसके बाद छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है इसलिए गुरु, ई छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, छोटी री की मात्रा है इसलिए लघु, लेकिन आगे क्या है, आधा अक्षर इसलिए गुरु। छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है और अंतिम भी इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, छोटी री की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु, छोटी री की मात्रा है लघु और ए की मात्रा है लेकिन विसर्ग से युक्त है और अंतिम भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु वर्ण हो जाएगा। अब हम देखिए, अब हमें सब पे मात्राएं लग गई, अब हम इनके बना लेते हैं ग्रुप को, और हमारे पास गण क्या मिलने चाहिए, न गण, भयगण, भयगण और रैगण। नैगण क्या होता है, तीनों ही लघु होता है। भयगण क्या होता है, पहला गुरु होता है, बाकी दोनों लघु होते हैं। और रैगण क्या होता है कि मध्य का लघु होता है, दोनों ही क्या होते हैं, गुरु होते हैं। तो देखिए स्थिति है क्या, नहीं है हमारी ऐसी, तीनों लघु है इसका मतलब नैगण है, पहला गुरु और दोनों लघु है इसका मतलब भयगण है, पुनः पहला गुरु और दोनों लघु है ये भी भयगण है, और मध्य का लघु है और दोनों गुरु हैं तो इसका मतलब ये रैगण भी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ जो हमने छंद लिखा है, जो भी हमने पद्य लिखा है, उसमें द्रुत विलंबित छंद है। आगे की स्थिति देख लेते हैं, तीनों ही लघु हैं, पहला गुरु है, पहला गुरु है, मध्य का लघु है, तीनों ही लघु हैं, पहला गुरु है, पहला गुरु है, मध्य का लघु है, तीनों ही लघु हैं, पहला गुरु है, पहला गुरु है और मध्य का लघु है। तो यहाँ हमें नैगण, भयगण, भयगण, रैगण के रूप में वर्ण मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा छंद है, द्रुत विलंबित छंद है। तो ये स्थिति है हमारी द्रुत विलंबित छंद की, जिसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण होता है द्रुत विलंबित माँ है नभौ भरौ, अर्थात नभौ भरौ लक्षण किसका है, द्रुत विलंबित का है। नैगण, भयगण, भयगण, रैगण, ये इस क्रम में हमें गण प्राप्त होते हो तो उसमें कौन सा छंद होता है, द्रुत विलंबित छंद होता है। अब देखिए 12-12 वर्णों के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण हो तो ऐसे कौन कौन से छंद हुए हमारे पास, वंशज छंद हुआ, भुजंग पर्यात छंद हुआ और तीसरा हुआ हमारा द्रुत विलंबित। अब देखिए तीनों में अंतर क्या करें, तीनों में वर्ण तो कितने होते हैं, 12-12 वर्ण होते हैं। तो इन तीनों में अंतर करने के लिए पहला ही जो गण है उसी से हमें पता लग जाएगा कि उसमें कौन सा गण, कौन सा छंद हो सकता है तीनों में से। क्योंकि देखिए वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है, जतौ तु वंशस्थ मुदितम जरो। तो जतौ इसमें सबसे पहला गण कौन सा होता है, जयगण होता है। भुजंग पर्यात में भुजंग पर्यातम चतुर्भिर यकारई, इसका मतलब भुजंग पर्यात में पहला गण कौन सा होता है, ये गण होता है। और द्रुत विलंबित में लक्षण क्या होता है, द्रुत विलंबित माँ है नभौ भरौ। तो यहाँ सबसे पहला गण कौन सा होता है, नैगण होता है। तो पहले ही गण से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि 12 वर्ण यदि चरण में है तो वहाँ वंशस्थ होगा कि भुजंग पर्यात होगा कि द्रुत विलंबित होगा। पहला गण जयगण है तो वहाँ वंशस्थ छंद होगा, पहला गण यगण है तो भुजंग पर्यात छंद होगा, और पहला गण यदि नैगण है तो वहाँ पर द्रुत विलंबित छंद होगा। तो ये स्थिति थी हमारी आज के इन 3 छंदों को लेकर के, जहाँ हमने वंशस्थ छंद के बारे में जाना, भुजंग पर्यात छंद के बारे में जाना और द्रुत विलंबित छंद के बारे में हमने जाना। तो आगे की कक्षाओं में हम आगे के जो हमारे छंद हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।